नमस्कार दोस्तों, घुटना हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह जटिल होने के साथ ही हमारी टांग और जांघ को जोड़ने वाला अंग है। इसमें कई प्रकार की आम समस्याएं आती हैं, जिनके बारे में आज हम इस एपिसोड में डॉक्टर रजत जहांगीर जी से जानेंगे। घुटने में घिसावट की समस्या क्या है? 45 की उम्र के बाद में आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं उनमें घुटने में घिसावट की समस्या है वो काफ़ी आम है। और घुटने में घिसावट को लेकर जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं आमतौर पे ये कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं और चलने में हमारे पैर में सूजन आ जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूर तक चलने के बाद में उनको रुकना पड़ता है और कुछ समय आराम करने के बाद वो फिर चल पाते हैं। यह समस्या किसे हो सकती है? तो ये समस्या है घुटनों में जो घिसावट की, ये एज के साथ में होती है और कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपका वजन ज़्यादा होना, आपका फीमेल महिलाओं में ज़्यादा होता है, पहले अगर आपको कोई चोट लगी है तो ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोग जो ज़्यादा नीचे बैठकर आलती पालती लगाते हैं, उकड़ू बैठते हैं, इन लोगों को भी ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। इस समस्या का पता कैसे चलता है? घुटनों में जो घिसावट की समस्या है, ये पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो आमतौर पे हम इनका एक्सरे देखकर उसमें चेक करते हैं कि उस घुटनों में घिसावट की कितनी ग्रेड है, स्टेज कितनी है। इस समस्या का इलाज क्या होता है? तो स्टार्टिंग फेज में जब इनिशियल लेवल पे हमारे पास में आते हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आर्थराइटिस में होता है, तो हम लोग उसमें कुछ दवाएं, एक्सरसाइज ये स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको कहते हैं, जैसे कि आपको बोलते हैं कि आलती पालती नहीं लगाना, नीचे नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, ये तरह की एक्टिविटीज आपको कम करने के लिए कहते हैं। हालांकि जब आप यंग होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको करने के लिए कहते हैं जिससे आपके घुटने मजबूत रहते हैं। लेकिन एक बार जब आपका घुटना डैमेज हो जाता है, उसमें कार्टिलेज घिस जाती है, तो हम ये कहते हैं कि आप ज्यादा आलती पालती नहीं लगाएं, उकड़ू नहीं बैठें। इससे जो घुटने पे लोड कम पड़ता है तो आप लंबे समय तक आपका घुटना है वो अच्छा बना रहता है। साथ में हम कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं जिसमें जो घुटने की मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए कहते हैं। स्ट्रेंथ बनाने से घुटने की कार्टिलेज पे लोड कम पड़ता है और आप अपना जो घुटना है उसमें घिसावट है उसको जीरो तो अपन नहीं कर सकते, वापस तो उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो घुटनों में दर्द हो रहा है वो कम हो जाए और साथ में जो घिसावट होने की रेट है, अगर आपका घुटना मान लो 10-15 साल में खराब होना, तो वो हो सकता है कि काफी लंबे समय बाद में खराब हो। और आपका हो सकता है कि जो टोटल पीरियड में आपका काम है वो एक्सरसाइज और दवाई से ही चल जाए। इस समस्या का गंभीर रूप क्या है एवं इसका इलाज क्या है? कुछ केसेस में जैसे आपको कुछ जेनेटिक हिस्ट्री है या आपको कोई चोट लगी है, आपको मोटापा ज्यादा है, तो इन केसेस में जो घुटने में घिसावट है वो आपको जल्दी भी हो सकती है और जल्दी से वो बढ़ भी सकती है। तो इन केसेस में हम कुछ सर्जरीज हैं वो एडवाइस करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग फेज में होती है तो वो सर्जरी हो सकता है कि दूरबीन की कोई सर्जरी हो, या जो घुटने का अलाइनमेंट है, करेक्शन की सर्जरी जिसको हम ऑस्टियोटोमी सर्जरी करते हैं, वो भी हो सकती है। तो इनसे सर्जरियां करके आपके घुटने को कुछ समय तक हम बचा के रख सकते हैं। घुटने का प्रत्यारोपण क्या होता है? अगर आपके घुटने में एंड स्टेज आर्थराइटिस, मतलब घुटना आपका जो कार्टिलेज है वो एकदम खराब हो गई है, जिसमें ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच होने लग गई है, तो दोनों हड्डियों में हड्डी टू हड्डी टच होने के की वजह से जो नसें होती है उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और इसकी वजह से दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो उस केसेस में हम आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी घुटनों के प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। तो घुटनों के प्रत्यारोपण क्या होता है ये मैं आपको एक मॉडल के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ये होता है अपना घुटना। तो इसमें इस तरीके से जो घुटना है वो चलता है, लेकिन घुटनों के प्रत्यारोपण में जैसे ये बोला जाता है कि जैसे पूरा जोड़ बदल दिया जाता है, तो ये जोड़ बदलने की सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी ना होके जॉइंट रीसर्फेसिंग है। मतलब आपकी जो सिर्फ सरफेस है, जो झिल्ली है, जो परत है कार्टिलेज की, सिर्फ उसी को चेंज किया जाता है। इसमें ये जोड़ के अंदर में से ये कैप होती है, ये ऊपर की हड्डी में, फीमर की हड्डी में लगाते हैं और ये कैप है नीचे की टिबिया बोन में लगाते हैं। तो नॉर्मली घुटने में ये इस तरीके से इतना गैप हम क्रिएट करते हैं, ये गैप हम बनाते हैं और इस गैप में ये कैप ऊपर की साइड लगाते हैं और ये जो कैप है नीचे की साइड लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जोड़ प्रत्यारोपण। ये आपका पहले के जैसा जोड़ हो जाता है। घुटने प्रत्यारोपण की आधुनिक सर्जरी क्या है? पहले ये जो जोड़ थे ये बहुत अलग टाइप के थे और बहुत एडवांस नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंट
कुछ ईयर्स में इसमें काफी एडवांसमेंट हुआ है, और जो सर्जिकल टेक्निक है, जो सर्जरी की जो करने के तरीका है, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस वजह से एक तो ये होता है कि आपका जो जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी है, वो एक तो इसमें एडवांसमेंट ये हुआ है कि पेन रहित हो गई है। एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है, जिसमें कि आपके कमर में एक एपिड्यूरल जो होता है वो डाला जाता है कैथेटर, और उससे आपको कंटिन्यूस ऑपरेशन के बाद में दवाई दी जाती है, जिससे आप 2 से 3 दिन तक जो शुरू में पेन रहता है वो उस दवाई की वजह से कम रहता है। उसके बाद में आपकी इमीडिएट ऑपरेशन के बाद में अगले दिन ही आपको चला दिया जाता है, और जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, जितने आप चलते हैं, वॉक करते हैं, उतना ही पेन आपका कम होता जाता है। और इस घुटने के प्रत्यारोपण में आप देखें तो 5 से 7 दिन तक आपको वॉकर से चलना रहता है। उसके बाद में आप 15 दिन बाद ऑलमोस्ट वॉकर छोड़ सकते हैं, और 1 से 2 किलोमीटर तक आप 1 महीने बाद चल सकते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी रिकवरी होती जाएगी। क्या यह समस्या नौजवानों में भी हो सकती है? जैसे यंग पेशेंट्स है, जो लोग एक्टिव रहते हैं और साथ में अपनी खेलकूद में भी लगे रहते हैं, या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स में, इनमें भी घुटने की समस्याएं आजकल होने लग गई है। और ज्यादातर ये जो समस्या होती है वो किसी इंजरी की वजह से होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज में भी घुटने में काफी समस्याएं हो सकती है, जैसे घुटने की गद्दी का फट जाना, लिगामेंट की चोट हो जाना, या कार्टिलेज में भी चोट हो जाना, या जो घुटने की पाली है वो खिसक जाना। कई बार किसी एक्सीडेंट में भी इसमें चोट लग सकती है। यह समस्या होने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो अगर आपको इस तरह की घुटने की चोट लगती है, या घुटने में कोई पैर मुड़ जाता है, या घुटने में इस तरह की कोई चोट लगती है, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि एक प्रोटोकॉल होता है घुटने की इंजरी के बाद में, जिसको कहते हैं प्राइस प्रोटोकॉल। प्राइस प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो पी से प्रोटेक्शन, आप उस घुटने को प्रोटेक्ट करें, उस पर ज्यादा चले नहीं, वजन नहीं डालें। और आर से होता है रेस्ट, तो इस पार्ट को प्रोटेक्ट करें, उसको रेस्ट रखें। और रेस्ट करने के लिए जो घुटना है उसमें एक ब्रेस आता है, पट्टा, वो लगाते हैं हम। तीसरी चीज है आई से आइस, तो उसमें बर्फ का सेक करें 10 से 15 मिनट तक, और दिन में 3-4 बार उसमें बर्फ का सेक करें। सी से कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है उसके ऊपर जो अपनी गर्म पट्टी होती है, क्रैप बैंडेज, वो बांध के रखें जिससे सूजन नहीं आए। ई से एलिवेशन, एलिवेशन मतलब उस पार्ट को आपको तकिए पे, जिससे घुटने में चोट लगी तो उसको तकिए पे रख के ऊपर रखना है और उंगलियों को चलाना है, जिससे आपकी सूजन चली जाए। तो ये तो वो चीजें हैं प्राइस प्रोटोकॉल में जो आपको करनी है। इसके अलावा दूसरा प्रोटोकॉल इसमें होता है हार्म प्रोटोकॉल। तो हार्म प्रोटोकॉल में आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हार्म में एच से तो होता है हीट। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही कोई चोट लगती है तो सब लोग उस पर गर्म सेक करने लग जाते हैं। तो हार्म में एच से आपको हीट नहीं लगानी है। ए से अल्कोहल, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई और मान लो आपकी कोई पार्टी है तो आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करें, जिससे आपकी अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको हो सकता है चोट बढ़ जाए। आर से होता है इसमें रनिंग नहीं करनी, आप उस पर दौड़ नहीं करें। एम से होता है मसाज, आप मसाज नहीं करें। आमतौर पे देखा जाता है कोई चोट लगी तो उस पर आप जेल का मसाज कर लेते हैं या उस पर कोई ऑयल का मसाज कर लेते हैं, तो मसाज नहीं करें। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक प्रोटोकॉल जो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चोट लगती है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। अगर आपके पास में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल है तो उनको दिखाएं, या नी स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड कोई विशेषज्ञ अवेलेबल है तो उनको दिखाएं। तो दोस्तों देखा ना आपने, अगर हम समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो हमें घुटने ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए डॉक्टर साहब के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद को लाभ मिल सके। धन्यवाद।